काशी विश्वनाथ की नगरी में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। 1 जून को यहां पर होना है चुनाव और सिर्फ यही नहीं, पूर्वांचल की कुल 13 सीटों पर मतदान होना है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की अपनी अलग तैयारी है, क्योंकि पिछली बार 13 में से 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी जोर शोर से चुनावी मैदान में लगातार लगा हुआ है, ताकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके गढ़ में और पूर्वांचल की बाकी सीटों पर मात दे सके। इसको लेकर दोनों ही पक्षों की ओर से जबरदस्त तैयारी की गई है। लेकिन इन सबके बीच आपको बताते चले, मुस्लिम आरक्षण वाले मुद्दे को उठाकर बार बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये कहते हुए कि दरअसल एससी, एसटी, ओबीसी में से आरक्षण को काट कर किस तरह से मुसलमानों को देने का काम कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया, और अगर इनकी सरकार बनी तो फिर बाकी हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये कहकर हर जगह चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दूसरे नेता हों, उनकी ओर से जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। अब सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी के 58% वोट हासिल किए थे। क्या इस मुद्दे को उठाकर फिर उसी तरह का प्रदर्शन बीजेपी कर पाने में कामयाब रहेगी, यानी कि ओबीसी वोटरों में लगातार उसकी पकड़ क्या बनी रहेगी, या फिर दूसरी तरफ से संविधान बदलने का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है इंडिया गठबंधन की ओर से, ये कहते हुए कि दरअसल 400 पार का नारा इनकी ओर से इसीलिए दिया जा रहा है ताकि जब ये 400 पार के साथ आए तो फिर आरक्षण को खत्म करें, संविधान बदल दे। दोनों ही तरफ से अलग अलग दावे और वायदे किए जा रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच आखिरी चरण की ये लड़ाई काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। आरक्षण को लेकर दांव है, सबके अपने अपने चुनाव है, जनता को वोट देने की बारी है, लेकिन इन सबके बीच स्थिति क्या बनेगी ये बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि 1 जून को ये वो तारीख है जब 7वें और अंतिम चरण में 57 सीटों पर होना है मतदान, जिनमें 13 पूर्वांचल की सीटें काफी ज्यादा अहम, जिनमें से एक काशी विश्वनाथ है, जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। आज दिन भर इसको लेकर किस तरह से सियासत देश की आगे बढ़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से क्या वार किया गया, जिसके बाद विपक्षी नेताओं ने किया है पलटवार, दोनों ही तरफ के पक्ष विपक्ष के जुबानी जंग भी सुनेंगे, और आज दिन भर किस तरह की गहमागहमी रही पहले इस रिपोर्ट में देखिए, उसके बाद अपने मेहमानों के साथ होगी बड़ी चर्चा। लोकसभा की लड़ाई में प्रचार आखिरी दौर में पहुंचा तो सियासी दांव आसमान छूने लगे। पूर्वांचल की लड़ाई में बीजेपी ने अपनी ओर से 2 बड़े कार्ड चले, जिसमें एक मुस्लिम आरक्षण था और दूसरा पीएम मोदी के अपमान का। इन्होंने रातों रात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिया। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षण उसमें खत्म कर दिया। अब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, वैसा एक नियम बदल दिया उन्होंने, और यूनिवर्सिटी तक को माइनॉरिटी स्टेटस दे दिया। अब दिल्ली में ही जामिया मिलिया जो यूनिवर्सिटी है, उसको उन्होंने माइनॉरिटी बना दिया, उसमें सारे आरक्षण खत्म हो गए। एडमिशन में भी नहीं, नौकरी में भी नहीं। और बाद में तो चीजें उभर करके आई कि करीब करीब 10,000 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको इस प्रकार से आरक्षण के जो एससी, एसटी, ओबीसी का अधिकार था वो पिछले दरवाजे से उसको छीन लिया गया। मुस्लिम आरक्षण पर सवाल उठाकर बीजेपी एक तरफ संविधान का सवाल उठाती है, दूसरी तरफ एससी, एसटी, ओबीसी वोट बैंक को इंडिया गठबंधन के खतरे भी गिनाती है। सचेत करना है मेरे एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़े भाई बहनों को, क्योंकि इनको अंधेरे में रख करके ये लोग लूट चला रहे हैं। और चुनाव एक ऐसा समय है कि जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है उससे देशवासियों को मुझे जागरूक करना चाहिए, और इसलिए मैं आग्रहपूर्वक जनता जनार्दन को समझा रहा हूं, क्योंकि ये 2 चीजें हो रही हैं। एक, भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है।
बीजेपी एक तरफ सवाल उठा रही है कि इंडिया गठबंधन के दलों की सरकारों ने ओबीसी कोटे में सारे मुसलमानों को आरक्षण दे दिया है, तो विपक्षी दल गुजरात से यूपी और राजस्थान तक तमाम राज्यों का सवाल उठा रहे हैं, जहां ओबीसी के तहत मुस्लिम समुदाय के लोगों को आरक्षण मिला हुआ है। हालांकि चुनावी दाव अब ऐसा है कि उन राज्यों में भी मिले आरक्षण की समीक्षा का दावा किया जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति के लिए अगर सपा ने, बसपा ने, रजद ने या टीएमसी ने या कांग्रेस ने किसी ने ऐसा किया है तो उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन भी समीक्षा करेंगे यूपी हाँ, में यूपी में भी करेंगे और ठीक से समीक्षा करेंगे। कोई ओबीसी का, एससी का, एसटी का हक मार के खा जाए, ये नहीं होने देंगे। तो धर्म के आधार पर आरक्षण देना मना है, तो उसकी समीक्षा 4 जून के बाद जरूर करेंगे। 1998 से 2013 के बीच में कांग्रेस सरकार के समय जिन 14 जातियों को, मुस्लिम जातियों को धर्म के आधार पर ओबीसी में आरक्षण दिया है, हमारे पास शिकायतें मिली है। निश्चित ही अगर गैर कानूनी तरीके से हुआ होगा, निश्चित ही 4 जून के बाद में एक कमेटी बनाकर इसका रिव्यू किया जाएगा। दरअसल बीजेपी पूर्वांचल के 17 जिलों की 21 सीटों में से बची हुई 13 सीटों पर दलित, आदिवासी और पिछड़े वोटों को जोड़े रखने के लिए मुस्लिम आरक्षण का दांव चल रही है। मोदी बोल रहे हैं कि हम अवतार हैं, अवतार पैदा किए हुए नहीं है, अवतार हैं। कोई भी उनके घिसे पिटे डायलॉग को नहीं सुनना चाहता है। जनता सुनना चाहती है कि किसानों के साथ धोखा क्यों हुआ, नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिली। दरअसल आखिरी चरण में यूपी के पूर्वांचल की जिन 13 सीटों पर मतदान होना बाकी है, उनमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज की सीट है। हालांकि इसमें 11 सीटें ऐसी हैं जहां ना तो कभी एसपी जीती है, ना बीएसपी। लेकिन सच ये भी है कि इन तमाम सीटों पर दलित, ओबीसी और आदिवासी समुदाय के वोटर ही नतीजे तय करते हैं। यहाँ तक कि 2019 में जब एसपी बीएसपी साथ लड़ी थी, तो बीएसपी को मिली 10 में से 2 सीटें इसी पूर्वांचल की थी। हालांकि इस बार बीएसपी का साथ एसपी को नहीं मिला है, लेकिन इंडिया गठबंधन इस बड़े और प्रभावी वोट बैंक को जोड़े रखने के लिए तमाम कोशिश कर रहा है। इंडिया गठबंधन की ओर से अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक साझा चुनावी कार्यक्रम और रोड शो कर रहे हैं। बीजेपी के फैसलों ने पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण छीना है। यही पिछड़े, दलित और आदिवासी लोग सामान्य मेरिट में आ जाते थे, जनरल में इन्हें नौकरी मिल जाती थी, लेकिन अब इनको जनरल में नौकरी नहीं मिलती है। बीजेपी ने पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण छीना है। ये जानबूझ करके बचना चाहते हैं, इसलिए धर्म की बातें कर रहे हैं। पूर्वांचल पर पकड़ बनाए रखना इस चुनाव में बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए भी है क्योंकि 2019 में पूर्वांचल की 13 सीटों में से बीजेपी ने 9 सीटें जीती थी और 2 सीटें बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस को मिली थी, जबकि गाजीपुर और घोसी सीट बीएसपी के खाते में गई थी। और बीजेपी को यह कामयाबी उन्हीं ओबीसी, दलित और आदिवासी वोटर्स की बदौलत मिली थी, जिसका रुझान पिछले 2 चुनावों में तेजी से बीजेपी की ओर हुआ है। लेकिन इस बार देखना होगा कि मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाकर बीजेपी अपने उस वोट बैंक को जोड़े रख सकती है या नहीं, जिसमें पिछले चुनाव में देश भर में उसे 58% ओबीसी वोट मिले थे। आज तक ब्यूरो। तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। ओबीसी वोट की लड़ाई है, लेकिन यहां पर जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है उसने यकीनन दोनों ही तरफ से जबरदस्त टक्कर के संकेत जरूर दे दिए हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा के सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ चुके हैं। सुनील सिंह यादव जी स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं। डॉक्टर नवल किशोर जी स्पोक्स पर्सन आरजेडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण राजभर जी एसबीएसपी के प्रवक्ता हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। एलजेपी के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ हैं। आशुतोष जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही राजीव तुले जी आरएसएस के जानकार हैं, आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, ये जो हर जगह हर मंच पर मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा बीजेपी की ओर से उठाया जा रहा है कि कैसे इंडिया गठबंधन या उसके साथियों ने एससी, एसटी, ओबीसी में से काटकर मुस्लिमों को आरक्षण देने का काम किया, आपको लग रहा है कि बीजेपी का ये दांव काम करेगा, चुनावी मुद्दा बनेगा और फिर वोटों की फसल आपके काम आएगी? सुधांशु त्रिवेदी जी। चित्रा जी, ये इन लोगों के लिए
वोटों की फसल और चुनावी मुद्दे की बात होती है, क्योंकि इनको लगता है कि मुसलमान नहीं, कट्टरपंथी मुसलमान एक तरीके से मुस्लिम वोटों का अधिकृत विक्रेता है, तो होलसेल एजेंट है, उससे खरीद लें तो वोट चलता रहेगा। हमारे लिए ये राष्ट्र के भविष्य से संबंधित विषय है, इसीलिए मैं कहता हूं हम लोगों ने सुविधा की राजनीति कभी नहीं की है। ये सारे दल जो हैं पिछले 30-40 सालों से मुस्लिम वोटों की ही राजनीति की रगमरीचिका में रहे, जो पहले कभी कांग्रेस का था, फिर वो जनता दल का हो गया, आज सपा या राजद का है, अब इन दो में, और उस पे कहीं एमआईएम वाले अपना दावा करते हैं, तो इनमें जवाबी कव्वाली चलती है। हम उस दौर में खड़े थे कि ये देश के लिए खतरनाक है, और जो हमने बातें कही है बिल्कुल तथ्यात्मक आधार पर कही है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। अखिलेश यादव जी का तो वीडियो अवेलेबल है, जो मैंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनवाया भी था, आप कहे थे सुन, जिसमें साफ साफ वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण देने के लिए हम कांग्रेस पे यह दबाव बनाएंगे कि संविधान संशोधन भी करना होगा। एसटी हसन का जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, ये बाकायदा वीडियो अवेलेबल है। क्यों संविधान संशोधन नहीं हो सकता क्या? अगर जब उनसे पूछा गया कि धर्म के आधार पर नहीं दिया जा सकता, लालू यादव जी ने भले ही बाद में लीपापोती की थी, उनके मुंह से निकल गया था कि मुसलमानों को क्यों नहीं मिलना चाहिए आरक्षण पूरा का पूरा। अभी इन्होंने आंध्र प्रदेश में दिया, 2009 के कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। और इसलिए हम यह बात कहना चाहते हैं कि जो बाबा साहब अंबेडकर का संविधान था, जिसमें धर्म के आधार पर आरक्षण को खारिज किया गया था, सारे दर्शक दोबारा जाके देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में 28 अगस्त 1947 को, जो डिबेट के पेज नंबर 270 पे है। सारे जो करोड़ों दर्शक देख रहे हैं जाके देख लें। सरदार पटेल ने इसका जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है। इसलिए संविधान ये बदलना चाहते हैं, संविधान का मूल भाव ये बदलना चाहते हैं। किसके लिए? जो आपने वर्ड बोला, वोटों की फसल के लिए। भले ही भविष्य उससे देश का तबाह होता है तो तबाह होने दिया जाए, जो आज से 100 साल पहले भी हुआ था। 1916 में इन्होंने लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया था, 30 साल बाद देश का विभाजन हो गया था। इनको इससे कोई मतलब नहीं कि 30 साल बाद देश का क्या होगा, इन्हें सिर्फ इस चुनाव की जीत से मतलब है। सुनील सिंह यादव जी, जवाब दीजिए उनके आरोपों पर। और ये जो मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है, 2012 में आपके मैनिफेस्टो का भी जिक्र किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की ओर से अलग अलग मंचों पर, तो ये मुश्किलें पैदा करेगा आप लोगों के लिए। और सुधांशु जी ने आरोप लगाया कि बाबा साहब आंबेडकर जो नहीं चाहते थे वही काम आप लोगों की ओर से किया जा रहा है, धर्म के आधार पर आरक्षण देने का। सुनील सिंह यादव जी। देखिए चित्रा जी, मैं भी बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था। 10 सालों से देश में प्रधानमंत्री कौन है? स्वतः अवतारी पुरुष, वही तो प्रधानमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश में भी इनकी सरकार है। शिक्षक भर्ती में ओबीसी का आरक्षण छीनने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, बांदा विश्वविद्यालय में भर्ती करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग, और कितनी एक बिरादरी की भर्ती करने वाले लोग। समाजवादी पार्टी में आज तक के कार्यक्रम में कह रहा हूं, समाजवादी के पार्टी के नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और पूरी पार्टी ये मानती है कि जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी मिल जाए। क्यों 2% लोग 98% आरक्षण ले रहे हैं? ये कहां का हक है? और मूल भावना की बात कर रहे थे संविधान की तो मूल भावना है समाजवादी। संविधान की तो मूल भावना नहीं है कि आप अडानी को अरबपति बना दो, केवल चंद उद्योगपतियों के लिए काम करो। उसकी मूल भावना तो नहीं है किसानों पर लाठी चलाओ, किसानों पर गोली चलाओ। संविधान की मूल भावना तो नहीं है कि अगर महिलाएं निर्वस्त्र करके घुमाई जाए, किसानों पर थार चढ़ा दी जाए, बलात्कारियों को जेल से रिहा कर दिया जाए। ये कौन सी मूल भावना पे काम कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और नागपुर के मूल भावना पे काम करती है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि अब ये सरकार से जा रहे हैं 4 जून के बाद फ्री होकर के केवल उन्हीं चंद उद्योगपतियों के लिए सोचिएगा कि क्या नहीं कर पाए हैं। क्योंकि जब देश की जनता ने मौका दिया तो आप किसान के बारे में नहीं सोच पाए, महंगाई के बारे में नहीं सोच पाए, बेरोजगारी के बारे में नहीं सोच पाए। जिस मुद्दे पर आए थे उस मुद्दे पर बात पूरा चुनाव बीत गया, आखिरी चरण चल रहा है। प्रधानमंत्री जी बात किए क्या? क्यों भागते हैं भाई मुद्दों से? देश के मुद्दों से क्यों भाग रहे हैं? और आप कितना भी भागें, अब तो देश की जनता ने आपको सरकार से भगा दिया। अब आपको जीवन भर केवल भागना है, आप भागते रहिए।
सुधांशु जी, आप इनकी बातों पर जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। वो कह रहे हैं कि मुद्दों को लेकर यहाँ पर बीजेपी बात नहीं करना चाहती है, यही कारण है कि बार बार वो हिंदू मुसलमान को इस पूरे चुनाव के दौरान लेकर आ रही है। अब मुझे लगता है सुनील यादव जी या तो अपनी पार्टी का ही ज्ञान नहीं रखते या यहां आकर शुद्ध भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। मान्यवर, ये वोट जिहाद की बात किसने कही थी? फर्रुखाबाद में आपकी कैंडिडेट ने, जिसे हिंदी में कहावत होती है ना, खुला खेल फर्रुखाबादी, तो फर्रुखाबाद में फर्रुखाबादी खेल का ढोल का पोल खुल गया। हमने तो नहीं कहा। एसटी हसन ने आपके कहा था कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो मुसलमान 4 शादियां नहीं कर, हम लाए थे वो विषय। आपके सांसद मरहूम शफीकुर रहमान बर्क ने कहा था मेरे दिल में तालिबान है, हम लाए थे वो विषय। ये अखिलेश यादव जी 2022 के चुनाव में विधानसभा में जिन्ना को ले आए थे, हम लाए थे विषय। आज अपने मैनिफेस्टो में 2012 में आपकी पार्टी के मैनिफेस्टो ने, कांग्रेस ने, और आज कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बहुसंख्यकवाद के खिलाफ हम लाए ये विषय, क्योंकि आपको पता है मुद्दों पे तो आप बात कर ही नहीं सकते। आज अगर आपसे पूछे कि महंगाई की दर क्या है तो 5% है। चुनौती से कहता हूं, आपके कांग्रेस के शासनकाल के कोई 5 साल बता के जाइएगा जब 5% से कम रही हो। बेरोजगारी की दर 3% है, कोई 3 साल बता के जाइएगा जब बेरोजगारी की दर 3% हो। मैं दर्शकों को दोबारा बताना चाहता हूं, ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। जब हमारी सरकार आई तो पेट्रोल था 67 रुपए, आज कितना है? 90 रुपए, 95 रुपए। कितना बढ़ा? 50%, 60%। जब हमारी सरकार गई थी 2004 में, जाके चेक करिए, पेट्रोल था 32 रुपए, और जब हमारी सरकार आई 14 में, यानी 4 से 14 में 32 का 67 हुआ, 220% बढ़ा। और अब कितना बढ़ा? 60%। तो महंगाई किसके दौर में बढ़ी? अगर डीजल का दाम 2004 में 22 रुपया और जब हमारी सरकार आई 2014 में 52 रुपया, 250% बढ़ा। आज कितना? 87 रुपए, 60%। मैं सब गिना सकता हूं, दूध का दाम, हर चीज का दाम, क्योंकि इनको पता है न महंगाई के आंकड़े पे बात कर सकते हैं, न फसलों के दाम पे बात कर सकते हैं। इसलिए हिंदू मुसलमान सिर्फ यही करते हैं। और साहब, आपने कहा कि बराबर का देना चाहिए। सुनील यादव जी, शायद आपको अपने गठबंधन के बारे में नहीं पता है। अभी हाल में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अडानी को किसने दिया है? तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने। सबसे बड़ा अडानी को प्रोजेक्ट दिया है पावर का, किसने दिया? अशोक गहलोत की राजस्थान सरकार ने। और सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट किसने दिया? भूपेश बघेल की छत्तीसगढ़ सरकार ने। मान्यवर, कुछ जानकारी ले लिया करिए उसके बाद आके। और आपने कहा संख्या के अनुसार अनुपातिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो 14% मुसलमानों को वक्फ बोर्ड के द्वारा, भारत में सबसे ज्यादा संपत्ति अगर सरकार के बाद किसी के पास जमीन है तो वक्फ बोर्ड के पास। संपत्ति के अनुसार बंटवारा करेंगे, मंदिरों मठों के पास नहीं है, वक्फ बोर्ड के पास है। तो और अपने पार्टी में बता दीजिए, एक परिवार के हाथ में सारी सत्ता। कितने पिछड़े, कितने दलित को बनाया, अपनी जाति में कोई योग्य नहीं मिला मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को। ठीक है नवल किशोर जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है, आपकी बात हो गई। मैं पीसीआर से कहूंगी, मेरी आवाज मुझे ही वापस आ रही है, प्लीज इसको ठीक करें, बहुत देर से ऐसी प्रॉब्लम है। नवल किशोर जी, सीधे अब आपके पास आते हुए, वो महंगाई के आंकड़े गिना रहे हैं और कह रहे हैं तुलना कर लीजिए यूपीए के शासनकाल से। वो पेट्रोल डीजल की भी बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लालू प्रसाद यादव जी की ओर से मुस्लिमों के आरक्षण की बात स्वीकार कर ली गई, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि ज्यादा डैमेज हो जाए, तो फिर उसको कंट्रोल करने के लिए यू टर्न ले लिया आरजेडी ने। तो क्या ये मुद्दा जो बीजेपी जोर शोर से उठा रही है, मुसलमानों को आरक्षण देने का, ओबीसी एससी एसटी में से काट कर, वो आप लोगों के लिए मुश्किलें पैदा करेगा आखिरी चरण के दौर में? जो कि मंडल कमीशन ने किया था, 80 जातियां हैं जो मुस्लिम समाज से है। ये जो भरमाना पूरे देश को, वो पूरा देश उसको समझ चुका है। यही कारण है कि वो लोग भटकाते रहते हैं, लोगों को दोहराते रहते हैं। और जहां तक फायदे और मुद्दों की बात करते हैं, मुद्दा तो ये होना चाहिए ना कि आप किन वादों पर 2014 में आए। 2 लाख नौकरी प्रति वर्ष तो छोड़ दी, 20 करोड़ नौकरी होता है ना, वो तो छोड़ दीजिए। आप मात्र 2 करोड़ नौकरी का हिसाब दे दीजिए। आप 15 लाख की बात छोड़ दीजिए, आप 1 लाख का हिसाब दे दीजिए। आप आय दुगनी की बात कर दीजिए, आय खत्म करने की बात पर आप बात कीजिए। जिन वादों के आधार पे आप चुनाव जीत कर आते हैं 14 में, 19 पे, उस पर आपका आकलन हो रहा है, उसमें आपकी उपलब्धि शून्य है।
आपने मुद्दों की बात कही, आरक्षण की बात कही, और आरक्षण में आपकी स्थिति क्या है? आपको जब छूट करता है आरक्षण की बात या पिछड़ों की बात, तो आप कहते हैं कि कैबिनेट में 35 मंत्री हैं, इतने सांसद हैं, और जब हम जातीय जनगणना की बात करते हैं जिसके आधार पे ये तय तो हो कि कौन और कहाँ पे है, कहाँ खड़ा हुआ है, उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, और आप कहते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत में जाति कहाँ है? यहाँ पे तो केवल 4 ही जातियां हैं यहाँ पर, नहीं तो महिला है, युवा है, मजदूर है, यही जातियों का, गरीब है, यही 4 जातियों को वो गिनती करते हैं। तो जो इस तरह का झूठ और भरमाने का प्रोजेक्ट है, उसी के आधार पे हम लोग पूरे देश में या पूरा देश को मालूम है कि झूठों का सरदार यही है मोदी सरकार। जहां भी झूठ बोलना हो, वो चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रवक्ता हो, भरमाने का ही काम करते हैं। सही बात पे अगर डिबेट करना होता तो क्या मीट पे बात करते, क्या मंगलसूत्र पे बात करते, क्या मुजरा पे बात करते? ये तमाम तरह का भटकाने का जो काम उन्होंने किया है पिछले 10 साल में, और चुनाव के समय में तो एकदम खुला जिस तरह का झूठ और जिस तरह का दुष्प्रचार करते हैं, वो उसका तो कोई जोड़ा ही नहीं है। ये जो राजनीति है और जो समाज की बात करते हैं, आप बताइए, संविधान की बात करें सुधांशु जी, वो बताएं ना, संविधान के किस हिस्से में लिखा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाएगा? आरक्षण का आधार संविधान में तयशुदा जो निर्णय था कि तो ही आधार पर दिया जा सकता है। ऐतिहासिक तरह से जो शोषण मिला है, जिसमें SC ST आते हैं, और सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। ये जो संविधान के जो संशोधन किया गया और आर्थिक आधार पर दिया गया, आप बताइए किस तरह पे आप देते हैं उसको? जहां तक मुस्लिम समाज का बात है, आप एक तरफा पिछले 10 साल से मुस्लिम समाज को विलेन बनाने का कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए प्रतिनिधित्व के आधार पे आप कह रहे हैं बहुसंख्यकवाद, पूरे 300 के 3 लाख, बताइए कि एक मुसलमान को भी आपने टिकट दिया है? आप बात करते हैं हिस्सेदारी की, आप तो पूरा का पूरा राजनीति आपके धर्म के आधार पे है। आपके राजनीतिक मंचों पे जय श्री राम के नारे लगते हैं, आप हिंदुत्व के आधार पर राजनीति करते हैं और कहते हैं कि धर्म के आधार पर दूसरे लोग करते हैं। जिस तरह का राजनीति आपने पूरे देश में किया है ना पिछले 10 साल से, एकदम अंधे कुआं में डाल दिया है। यहाँ पर मुद्दों की बात तो छोड़ दीजिए, मुद्दों पे आपका कोई विचार ही नहीं है। आप मुद्दे पर सवाल पूछते हैं तो कहीं आप जनरल राज्य आते हैं और आपको मालूम नहीं है कि जिस तरह से आरक्षण का आपने खात्मा किया है, रेलवे का रेलवे निजीकरण छोड़ के तरफ ले जा रहे हैं कि उनको जी हिस्सा नहीं देना चाहिए। अगर वाकई बाकी मेहमानों के पास भी जाना है, लेकिन सुधांशु जी इस पर जवाब देना चाहते हैं। आपके भी सवाल बीजेपी से ही है, की बात करनी चाहिए, ठीक है, न्यायपालिका में हाँ, की बात करनी चाहिए, व्यापार में आरक्षण की बात करना चाहिए, मीडिया में आरक्षण की बात करना चाहिए। आप बताइए ना, OBC कहाँ? बोलिए सुधांशु जी। मैं इनको जवाब देना चाहता हूं। देखिए, बिल्कुल मैं संक्षेप में बोलूंगा। इन्होंने कहा कि मुसलमानों के प्रतिनिधित्व की बात, तो मुसलमान 20% है। इंडी गठबंधन वालों को चुनौती देता हूं, 542 में 120 गिना के जाओ भाई, बताओ कितने मुसलमानों को टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र, एक मुसलमान को टिकट नहीं दिया है महाराष्ट्र विकास अधिकारी। बताओ, आके यही भाषण देना है, वरना बता के जाइएगा कि 110 या 120 मुसलमान गिना के जाइएगा कितने टिकट दिए। इससे समझ में आता है हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और रही बात इसकी, जो आप कह रहे हैं कि सबको प्रतिनिधित्व, तो सुनिए मान्यवर नवल किशोर जी, हमने उत्तर भारत की सिर्फ बात कर रहा हूं, यूपी, MP, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हमने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जितने बनाए हैं, और प्रधानमंत्री जी को ले लीजिए, 11 बनाए हैं OBC, 11, और उसमें सिर्फ कल्याण सिंह उमा भारती जी एक जाति के थे और मोहन यादव जी और बाबूलाल गौड़ जी एक जाति के थे। बाकी 11 में 9 अलग अलग OBC जातियां हैं। आप चुनौती से पूछता हूं, बताइए कितनी जातियों बनाया? एक संख्या बताइए। अपनी जाति में जब योग्य व्यक्ति को यादव नहीं मिलता बनाने के लिए, अरे हमने तो 2 यादव बनाए, आप अपने परिवार के बाहर एक यादव नहीं बना पाए। चिल्लाने का कोई विकल्प नहीं है। अब जब फैक्ट आने लगा तो आपके लिए समझ कोई समस्या नहीं। और मैं पूछना चाहता हूं को लेकर बारी में बोल ले प्लीज। अब देखिए, एक एक करके 3-4 और लोग इंतजार कर रहे हैं, अपनी अपनी बारी में बोल लेंगे अपने टर्न पे। एक लाइन और बोल दूं मान्यवर, जिस समय पश्चिम बंगाल की सरकार ने 71 OBC में 65 मुसलमान दिए, तो आपको संख्या की भागीदारी नजर आ रही थी ना, वोट बैंक की तराजू की भागीदारी नजर आ रही थी, इसलिए OBC गायब। जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुसलमानों को आरक्षण दे दिया, पूरा का पूरा। SC ST OBC का हटा दिया, पूरा का पूरा।
और ठीक सुनिए, है। माइनॉरिटी अरे इंस्टीट्यूशन को जातीय कितनी जनगणना मान्यता तो दी करा दो, सुधार है? इन्होंने कीजिए। 2012 में 2000 इंस्टीट्यूशन को दिया और हमने 9 इंस्टीट्यूशन को दिया। इन्होंने हजारों इंस्टीट्यूशन को, 30,000 से अधिक को माइनॉरिटी की मान्यता दे दी, ताकि SC ST OBC का आरक्षण ना हो। चुनौती के साथ कहता हूं, कोई जाके देख ले। ये इनका तरीका है, क्योंकि ये वोट बैंक के तराजू पे तौलते हैं और जानते हैं इनकी गलती भी नहीं है। अरे भाई, मुस्लिम तो 20% है, हिंदुओं में कोई जाति 20% नहीं है। हिंदुओं में तो तोड़ तोड़ के करना है, 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। तो वो तो हम जातियों में तोड़कर एक आध टुकड़ा रहेंगे, इसलिए पहले तराजू में 20% तौल लो जनाब। इसीलिए आपकी यह स्थिति अब तथ्यों और संख्या के आधार पर जनता के सामने स्पष्ट है। राजीव तुली जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले आशुतोष जी आपके पास आते हुए, ये जो आखिरी चरण के लिए 57 सीटों पर वोटिंग है, 13 सीटें बहुत महत्वपूर्ण है और एक तरह से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। सिर्फ 2 सीटें घोसी और गाजीपुर की हम छोड़ दें। शायद आशुतोष जी इस वक्त हमारे साथ नहीं है, इसलिए उनके पास में जाऊंगी। धीरेन्द्र जी, उसके पहले आपके पास आते हुए, अब जो आरजेडी प्रवक्ता की ओर से बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, देखिए 2015 में आरक्षण शब्द एक बार चुनाव के दरमियान आया था और उसके बाद किस तरह से यहां पर परास्त होना पड़ा था भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए गठबंधन को। इस बार फिर से ये जो आरक्षण वाला दांव चला जा रहा है, कामयाबी मिलेगी क्या धीरेन्द्र जी? चित्रा जी, देश के लोग इन लोगों को समझ गए। कांग्रेस पार्टी और ये इनकी जितनी भी सिस्टर कंपनियां हैं जो सो कॉल्ड पार्टी बन के अभी देश में चुनाव लड़ रही है, इन लोगों को बहुत अच्छे से लोगों ने पहचान लिया है। रोजगार जिन लोगों को पहले दिया अपने 17 महीने के शासन काल में और पिछले रेल मंत्रालय के शासन काल में, उन लोगों की जमीनें तो वापस कर दीजिए। उनका तो कम से कम जो हक आपने छीना है उतना ही आप वापस कर दीजिए, लोग उसमें भी खुशहाल हो जाएंगे। एनडीए की सरकार लगातार रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं 2010 से, चाहे वो स्टार्टअप के माध्यम से हो चाहे अन्य माध्यम से हो। इस तरह से कई कंपनियां भारत में आकर के काम को बढ़ा रही है। इन लोगों से युवाओं को, इन कंपनियों से युवाओं को काम मिल रहा है। ये सब चीजें इनको दिखती नहीं है, तो ऐसा राग अलापते हैं, पिछड़ा का राग भी अलापते हैं, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते पिछड़ा और दलितों का आरक्षण को समाप्त भी करते जाते हैं। जैसे सुधांशु जी ने कहा कि चाहे यूनिवर्सिटी में हटाने का मामला हो, सम्मान के लायक पड़े हैं और हनुमान बनते घूमते हो। उनकी बातों को फिर से सहमति दे करके और डर से यू टर्न लिया। आप मुस्लिमों को आरक्षण तो नहीं दे सकते हैं, आप उनका संरक्षण भी नहीं कर पाते हैं ना। यही उत्तर प्रदेश में आए दिन रोज दंगे होते थे, रोज वहां पर हत्याएं होती थी, उसको भी आप लोगों ने नहीं रोका। इसी भागलपुर में कांग्रेस पार्टी के समय में दंगा हुआ था, वहां पर भी संरक्षण नहीं दे सका और उल्टे जो वहां पे दंगाई थे उनको संरक्षित करके और अपने हेलीकॉप्टर में आदरणीय लालू प्रसाद जी लेके जाते थे। तो आप आरक्षण भी नहीं देते, हम संरक्षण भी नहीं देते, लेकिन वोट के लिए उनको नए नए रोज जुमले निकाल के देते हैं। देश के लोग खास करके न इनके साथ अल्पसंख्यक हैं और न ये पिछड़ों के हितकर है, न ये दलितों के हितकर है, न आदिवासियों के हितकर है। ये सिर्फ सरकार बना करके और अपना व्यापार चलाना चाहते हैं। धन तंत्र को बचाने को ये लोग लोकतंत्र का नारा दे रहे हैं और देश के लोग सभी लोग जान गए 4 तारीख को कलई खुल जाएगी और आप लोग कहीं भी किसी भी जगह घूमने लायक नहीं रहेंगे। वैसे भी जनता उस लायक छोड़ी नहीं है, ये तो टीवी का कृपा है कि आए दिन आप लोग कुछ ना कुछ तक गुफा हर एक चरण में छोड़ते रहते हैं। लेकिन देश के वोटर समझदार हैं, मोदी जी के गारंटी पर विश्वास है, देश आगे बढ़ रहा है, उन लोगों का रोजगार मिल रहा है और हर घर में जब हम राशन पहुंचा रहे हैं नवल जी, तो वहां पर मैं धर्म नहीं देखता हूं, मजहब नहीं देखता हूं, जात नहीं देखता हूं। जाति गिना जरूर है लेकिन उसके कल्याण के लिए काम हो रहा है। जातीय गणना किया था क्या आपने? अकेले किया था क्या? बिहार में सारी पार्टियों ने समर्थन दिया था। मैं चाहता हूं कि गरीबों का, हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन चाहती है कि गरीबों का कल्याण हो, लेकिन आप लोग उसको एक पॉलिटिकल टूल किट बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये बिहार भैया, ये जो जातिगत जनगणना का श्रेय आप लोग लेने में लगे रहते हैं ना, मेरा तो ये सवाल है कि क्या बिहार से गरीबी खत्म हो गई या अगले 2 साल में 5 साल में गरीबी आप खत्म कर देंगे या 10 साल के बाद बिहार में गरीब दिखाई नहीं देगा? आप लोग ये जो श्रेय लेने की होड़ में लगे रहते हैं ना, जातिगत जनगणना से क्या बदल गया आप भी गिनाइएगा और नवल किशोर जी से मैं भी जानूंगी। लेकिन राजीव तुली जी आपके पास आते हुए, नहीं मैं आ रही हूँ और भी मेहमान है, एक भी टिप्पणी उनकी नहीं हो पाई है। राजीव तुली जी, अब जब से नारा लगा 400 पार, उसके बाद विपक्ष ने कहा 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि ये संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। उसके बाद बीजेपी फिर आक्रामक तरीके से आ गई कि ये मुसलमानों को आरक्षण निकालकर कुछ जगहों पर दिया है ओबीसी SC ST में से, और फिर कई और जगहों पर बड़ी तैयारी है। और अब तो बीजेपी के अलग अलग राज्यों में होड़ सी मच गई है कि हम जिन राज्यों में दिया गया है मुसलमानों को आरक्षण, हम उसकी समीक्षा करेंगे और उसके बाद पर देखेंगे जरूरत है या फिर नहीं है। तो दबाव विपक्ष का ही पड़ा ना राजीव तुली जी?
कि उन लोगों ने जब इसको मुद्दा बनाया कि ये 400 पार इसलिए पाना चाहते हैं क्योंकि ये संविधान बदलना चाहते हैं, उसके बाद इस मुद्दे को लेकर आना पड़ा चुनाव में। तुली साहब, नहीं, ऐसा नहीं है चित्रा जी। आरक्षण का जाना कभी भी किसी भी चुनाव में, जो संविधान सम्मत आरक्षण है उसका जाना कभी भी किसी भी चुनाव में कोई विषय नहीं था। इस चुनाव में भी वो मुद्दा नहीं है। देखिए, किसी भी पार्टी पर, किसी भी विचारधारा पर, किसी भी विचार पर नेता, नियत और नियति, ये तीनों चाहिए होती हैं। अब बाकी विपक्ष में कहीं नेता नहीं दिखता, कहीं नियति नहीं दिखती, कहीं नियत नहीं दिखती, नेतृत्व नहीं दिखता। इस कारण से क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है। और दूसरा, जो संविधान सम्मत आरक्षण दिया हुआ है वो SC, ST, OBC को दिया हुआ है, उसको कोई भी तब तक नहीं हटा सकता जब तक जिस समाज को वो आरक्षण मिल रहा है उसका कंसेंट ना हो उसको हटाने पर। तो मुझे लगता है कि इसलिए ये जो चर्चा है कि कोई भी सत्ता में 400, 450 सीट लेकर के आएगा और वो संविधान में से वो आरक्षण हटा देगा, वो संभव नहीं है। संविधान में अगर सबसे अधिक संशोधन, सबसे अधिक बदलाव किसी ने किए हैं तो वो कांग्रेस और आज का जो UPA है उन्हीं की सरकारों ने किए हैं। आपने प्रीएम्बल भी बदला है संविधान का, जो संविधान की आत्मा कहा जाता है। और जहां तक मुस्लिम आरक्षण की बात है तो ऐसा नहीं है कि संविधान सभा में जब आरक्षण का विषय आया था तो मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं हुई थी, तब भी मुस्लिम आरक्षण की बात हुई थी। और उस मुस्लिम आरक्षण की बात को एक मत से संविधान सभा ने ठुकराया था। अगर आप आज किसी भी राज्य में, मेरे सामने लिस्ट पड़ी है, आप कर्नाटक देख लीजिए, आप आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, 2014 में जब कांग्रेस और NCP की सरकार थी, तमिलनाडु देख लीजिए, वेस्ट बंगाल, केरल, झारखंड, इन सब राज्यों ने, जो आज के इंडी गठबंधन है, इसके घटक दलों ने मुसलमानों को आरक्षण दिया है और OBC का आरक्षण काट कर दिया है। आज जो बहुत जोर जोर से मेज के ऊपर हाथ मार मार कर ये बात कह रहे हैं कि आरक्षण के विषय में बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने अपने राज्यों में जो है वो OBC का आरक्षण काट करके मुस्लिम आरक्षण दिया है। ये इतिहास है, ये गवाह है। और जहां तक संविधान बदलने की बात है, मुझे नहीं लगता कि बाबा साहब अंबेडकर के बने हुए संविधान के साथ जितनी छेड़छाड़ कांग्रेस ने की है उससे अधिक छेड़छाड़ किसी भी और राजनीतिक दल ने की होगी। वो जैसा मैंने पहले कहा कि आपने तो संविधान का प्रीएम्बल के साथ भी छेड़छाड़ की और वो शब्द डाले जो शब्द किसी ने मांगे नहीं थे। इस कारण से, और भाजपा का जो नेतृत्व है या NDA का जो नेतृत्व है, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी उनके मन में किसी भी प्रकार की संविधान को बदलने की, किसी प्रकार की कोई भी ऐसी इच्छा, कोई भी ऐसा मन, कोई भी ऐसी भावना उनके मन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से खुद भी कई बार कहा जा चुका है कि खुद बाबा साहब आम्बेडकर भी आ जाए तो संविधान नहीं बदला जा सकता, लेकिन मुद्दा बनाने की पुरजोर कोशिश विपक्षी दलों की ओर से की गई है। मैं आपके पास सुनील जी फौरन आऊंगी। अरुण राजभर जी बहुत देर से बैठे हुए हैं, एक भी टिप्पणी नहीं हो पाई है। राजभर साहब, आपके पास आते हुए, पूर्वांचल में 13 सीटें हैं, 11 NDA ने जीती थी, इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है यहाँ का? देखिए, पूर्वांचल की जनता ने ये फैसला कर लिया है कि हमें NDA के साथ रहना है, हमें गुंडागर्दी और आतंकवादी और बम ब्लास्ट के साथ नहीं रहना है। जिन लोगों ने अपनी सरकारों में 55 साल तक सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी, आतंकवादी हमलाओं को फैलाने का काम किया है, बम ब्लास्ट कराने का काम किया, लेकिन आज पूरे देश में सुरक्षा का माहौल है। उत्तर प्रदेश में एक भी बम ब्लास्ट नहीं हो रहे हैं। सवाल इस बात का है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जिस भ्रम को फैलाना चाहती है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानते कहाँ है? अगर ये संविधान को मानते तो जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उसी समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक रोहिणी कमीशन का गठन किया था और 2644 जातियों का सर्वे पूरे देश भर में OBC वर्गों का हुआ था। और माननीय प्रधानमंत्री के सामने जब ये रिपोर्ट आई थी राष्ट्रपति महोदय के सामने 31 अक्टूबर 2023 को, तो उसमें स्पष्ट था कि 128 जातियों को ही 55 साल में आरक्षण का मूल जो लाभ होना चाहिए वो उनको मिल पाया है। बाकी शेष जातियों को OBC में कहीं से कोई सामाजिक स्तर पर उठाने का प्रयास नहीं हुआ, शैक्षणिक रूप से उनको दबाने का कोशिश किया गया। क्या इस कांग्रेस इस बात को क्यों नहीं बताती है? जब जाति जनगणना की बातें करते हैं तो 55 साल की भी समीक्षा होनी चाहिए कि 55 साल में नीट में OBC वर्गों को आरक्षण क्यों नहीं दे पाए।
55 साल में ओबीसी वर्गों के साथ धोखा क्यों किए? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 3 अक्टूबर 2013 के ही रिपोर्ट जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो ओबीसी वर्ग के मजबूत वर्ग हैं उनको आरक्षण रोक करके जो 7-9 जातियां ओबीसी में अति पिछड़े वर्ग हैं उनको दिया जाए, तब तो ये सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिए थे, तब तो उनको हिस्सेदारी देना नहीं चाहते थे। ये ढोंग रस्ते, इनका चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया है। यह देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, शरीयत और तालिबानी हुकूमत से नहीं चलेगा। यह देश के प्रधानमंत्री ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। तो इन लोगों को भ्रम फैलाने में जो एक तरीके से ढोंग रच रहे हैं, इनके भ्रम को तो हम लोगों ने बेनकाब कर दिया है। ना तो इनके ओबीसी साथ जा रहे हैं, ना तो दलित इनके साथ जा रहे हैं, ना माइनॉरिटी के लोग जा रहे हैं, ना अपर कास्ट के लोग जा रहे हैं। इनके साथ सिर्फ और सिर्फ यह माहौल खड़ा करके, झूठ बोल करके ये कुछ वोट लेना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जो पूर्वांचल की 13 सीटें हम तो जीतने जा रहे हैं, इनके साथ तो जनता ये साफ साफ कह रही है कि आप उत्तर प्रदेश में दिए क्या है? पूर्वांचल के लोगों को आपने 3 घंटा बिजली दिया है, आज पूर्वांचल के लोगों को 18 घंटा बिजली मिल रहा है। इनके सरकार में जो ट्रांसफार्मर जल जाते थे तो 6-6 महीने ट्रांसफार्मर नहीं बदलते, आज हमारी सरकार में 48 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं। जो लोग मऊ से लेकर लखनऊ तक जाते थे 8 घंटे में, आज हमारी सरकार में 3 घंटे में पहुंच रहे हैं। आज पूरे पूर्वांचल के क्षेत्रों में जो 4 लेन का निर्माण हुआ है, हर एक बड़ी सड़कों को कनेक्टिविटी सड़क से जोड़ा गया है, ये उनको नहीं दिखाई दे रहा है। हर गांव में पानी की टंकी लगाई गई है, हर घर को स्वच्छ पानी देने का काम किया जा रहा है। यह चीज इनको, ये सब चीजें जनता का जो लाभार्थी वर्ग है ना, यही चीज इनको तकलीफ दे रहा है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो ये राशन उन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आपने अपनी सरकार में राशन लाभार्थी वर्गों को जो बड़ा फायदा हुआ है वो बातें पचा नहीं पा रही है विपक्षी पार्टियां। ठीक है। और सुनील सिंह जी, अगर मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात, जैसा कि बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, आप लोगों ने 2012 के अपने घोषणा पत्र में की थी, या फिर इंडिया गठबंधन की ऐसी मंशा है कि वो मुसलमानों को आरक्षण दे, तो फिर इस बात को लेकर इतने डरे छिपे तरीके से कहने की क्या जरूरत है? क्यों नहीं आप लोग ठोक कर कहते हैं कि हाँ हम देंगे अगर जो उसमें वंचित हैं, या जैसे भी हम उनको देंगे आरक्षण? अब बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है तो ऐसा लग रहा है इंडिया गठबंधन बैकफुट पर आ गया है कि मुसलमानों को आरक्षण वाला मुद्दा ऐसा ना हो बहुसंख्यक आबादी में हमारी पैठ को कमजोर कर दे। देखिए चित्रा जी, अभी मैं राजभर जी को सुन रहा था, और ये हम आप पूरा देश और पूरा मीडिया जानता है, वक्त बदलने में टाइम लगता है, इनको बदलने में टाइम नहीं लगता है। इन्होंने भी घोसी का एक चुनाव लड़के देखा है, दारा सिंह चौहान को लड़ाया था, इनके पिताजी ने पूरा प्रचार किया था, हार गए। अब की इनका भाई लड़ रहा है, जमानत नहीं बचेगी। अब मैं आ रहा हूं आपके उस मुद्दे पर जो आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, तो हम तो जाति जनगणना कराना चाहते हैं ना। ये कौन लोग हैं जो जाति जनगणना से भाग रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो पिछड़ों को उनकी आबादी के हिसाब से उनका हक, अधिकार, सम्मान और नौकरी नहीं देना चाहते? हम तो सुधांशु जी को बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति मानते थे, ये भी दूसरे भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर के आ जाते, कहते महंगाई है ही नहीं देश में, बेरोजगारी है ही नहीं देश में, देश की सीमाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं, बहन बेटियों को कहीं डरने की जरूरत नहीं है। अरे महाराज, किस दुनिया में जी रहे हैं? और कौन से मुद्दे पे आप बात करेंगे? आप आइए महंगाई पर बात करिए, आप आइए बेरोजगारी पे बात करिए, और अपने अवतारी पुरुष से भी कहिए कि जनता के सामने जाएं। वक्त हमारे पास कम है, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट लेना पड़ेगा सुधांशु त्रिवेदी जी से। ठीक है सुधांशु जी, सीधे आपके पास आते हुए, अखिलेश यादव राहुल गांधी की रैली हो रही है इसी वाराणसी में, जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, नमो घाट पे, यहीं से थोड़ी दूर पे। उन्होंने कहा है कि बार बार शहजादे कहकर बीजेपी के नेता हमें संबोधित कर रहे हैं, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन शह और मात देने की तैयारी में है। साथ ही G20 को लेकर भी उन्होंने आप लोगों पर कटाक्ष किया है कि G20 का मतलब है G2, जो गुजरात से आए हैं 2 लोग और बाकी सब शून्य हैं। इस पर क्या है जवाब आपका सुधांशु जी? देखिए, मैं कहना चाहूंगा, आज हालात ये हो गए कि शहजादे वर्ड खराब लगने लगा। 2014 के बाद तो इन्होंने रोजा अफ्तार बंद किया था, अब शहजादे खराब लगने लगा। मगर मैं एक ही लाइन में कहना चाहूंगा, पूर्वांचल में चुनाव होने जा रहा है, हमारी सरकार आने से पहले पूर्वांचल किसके लिए जाना जाता था? मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अबू सलेम, छोटा शकील, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा माफिया में इन्हें वोट बैंक नजर आता था। आज पूर्वांचल का एक्सप्रेसवे देखिए, गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना देखिए, और पूर्वांचल में 5 एयरपोर्ट हैं, अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, कुशीनगर और वाराणसी। बताइए किस प्रकार का बदलाव आया है पूर्वांचल की स्थिति में। और आपके जमाने में, हमारे जमाने में कितने बनाए हैं? फिर एक लाइन में अंत में कह देता हूं, राहुल इंडी और घमंडी,
राहुल इंडी और घमंडी, सबका संकट एक है, आएगा तो मोदी ही, चूंकि नियत नेक है। अब भूल जाइए 4 जून को। चलिए, बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए। अब जो दावे किए जा रहे हैं, किसके दावे में कितना दम दिखेगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर समेत कई ऐसी सीटें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। क्या कांटे की टक्कर होगी या फिर मुकाबला एक तरफा होगा? दोनों तरफ के अपने अपने दावे हैं, किसके दावे का दम दिखेगा, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में काशी विश्वनाथ की नगरी से नमो घाट से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।